नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल सेल्फ हेल्प में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे दिव्यांग नहीं हो तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति का प्रकोप है, उसे हम नहीं टाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग दिव्यांग हो जाते हैं और उन दिव्यांगता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उस बच्चे का इलाज करा सकें, या इलाज नहीं होने पर जो सरकारी सुविधाएं मिलती है हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाके 40% से अभाव होता है, उसी को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उसमें हम पहले से बात करते हैं दृष्टिबाधित ब्लाइंड, ऐसे बालक जिनको देखने की क्षमता का अभाव होता है, अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो दृष्टिबाधित कहलाते हैं। और दृष्टिबाधित बच्चों की हम पहचान किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए देखिए, आँखों की पलकें बंद होती है, ये बंद रहती है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कांच पूर्ण सफ़ेद होना, यानी कांच उसको सफ़ेद दिखाई देता है। आँखों की पुतली ना होना, जो हमारी पुतलियाँ होती हैं वो नहीं होती है, तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। पलकों का स्थिर रहना या तेज़ी से झपकना, पलक झपकाते हैं उसके बिल्कुल नहीं झपकती है या फटाफट झपकती है। आँखों का न होना, यानी आँख की जगह केवल खड्डे होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद आपका रंगों की पहचान नहीं कर पाना, बच्चा आपका रंग की पहचान नहीं कर पाता है, काले गोरे में फर्क नहीं कर पाता है, वही चीज़ हमें। और आँखें का लाल होना, लगातार पानी आना, आँखें लाल होना, ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा लेकिन उसने कोई नशा कर रखा है। रंगों के प्रति आकर्षण नहीं होना, बिल्कुल भी रंग के प्रति कोई रुचि नहीं होता, क्योंकि सब उसे एक जैसे दिखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तु से टकरा जाना, चल रहा है खंभे से टकरा गया, कोई वस्तु आ गया उससे टकरा गया। वस्तुओं की पहचान हाथ में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना, वस्तु को छू कर करता है वो। और दृश्यात्मक वस्तुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना, दृश्यात्मक वस्तुएं होती है जो देखते हैं हम वस्तुएं, वो वस्तु उनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। अल्प दृष्टिवान, लो विजन, अल्प दृष्टि क्षमता वाले बालक जिनकी दृष्टि क्षमता सामान्य से कम होती है, अर्थात जिनको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, वो अल्प दृष्टि वान बालक कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए बालक अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा मसलता रहता है, एक आँख को ढक लेता है या सिर आगे की तरफ झुकता है, पुस्तक को बहुत नज़दीक से पढ़ता है, पलकों को सामान्य से ज़्यादा झपकाता है, आँखों में तिरछापन जिसे पेंगापन भी कहते हैं, पलकों पर अत्यधिक सूजन का आना, रंगों की पहचान नहीं कर पाना, आँख की पुतलियों का आकार सामान्य से कम होना, ये आपके प्रकार है जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप रास्ते का सही अनुसरण नहीं कर पाना, क्योंकि उसे साफ दिखता नहीं है, पूर्ण रूप से दिखता नहीं, जो रास्ता है उसका अनुसरण नहीं कर पाता है। प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता, प्रकाश जैसे आता है उसकी आंखें चौंधिया जाती है। और सिर दर्द की लगातार शिकायत करना, कम दिखता है, आसपास का वातावरण में चलने फिरने में कठिनाई होती है, आंखें अत्यधिक लाल होती है, ये आपके अल्पदृष्टि बालक की लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधित डीफ, यानी कि जो सुन नहीं सकता है, ऐसे बालक जो सुनने में असमर्थ होते हैं या कम सुनाई देता है, श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए हम बच्चा ऊंची आवाज़ में बोलता है या बिल्कुल धीरे बोलता है, टीवी रेडियो की आवाज़ को अधिक रखता है, बच्चों में ध्यान एवं एकाग्रता की कमी होती है, बच्चा सुनने के लिए आवाज़ की तरफ कान घुमाता है, बच्चे प्राय निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे श्रुति लेख सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, बच्चे कक्षा में शांत बैठे रहते हैं, बालक के कान में दर्द होता है, कान में तीव्र द्रव रिश्ता है, परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है, आवाज़ देने पर या बुलाने से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है,
तालियां, घंटी की आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, इशारों में बात करता है या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, वो सब आप डीफ यानी बहरे हैं, स्वर्ण बाधित डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। चलन निशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऐसे बालक जो सामान्य रूप से चलने फिरने में असमर्थ होते हैं तो भली प्रकार से चल नहीं सकते हैं, उसको चलन निशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बालक कहते हैं। चलन निशक्तता की पहचान या प्रमुख लक्षण है, व्यक्ति को हाथ पैर तो दोनों ही की निशक्तता है, लकवा है, हाथ या पैर कट गया है, पोलियो से ग्रसित है, चलने फिरने में असमर्थता है और सामान्य फर्नीचर के उपयोग में बाधा है, हाथ से लिखने तो हाथ कार्य करने में बाधा है। शरीर की गति एवं मांसपेशियों में समन्वय की कमी दिखाई देती है, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर नहीं पाते हैं। और आप आगे की है अपना बौनापन, ड्वार्फिज्म, इसमें व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर या इससे कम होता है, उसको हम बौनेपन की श्रेणी में गिनती करते हैं। बौनापन बालकों के पहचान के प्रमुख लक्षण हैं, सिर अपेक्षाकृत बड़ा होता है, चपटा बड़ा नाक होता है, फैला हुआ अव्यवस्थित जबड़ा होता है। इसके अलावा और हम पैर छोटे होते हैं, कमज़ोर हाथ पैर और चलने फिरने में कठिनाई, ये आपके बौनेपन की निशानियां हैं। छठा आपका बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे बालक जिनका मानसिक विकास धीमा होता है, मंद बुद्धि या बौद्धिक निशक्त बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि यानी जो कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते आसानी से। निशक्तता के लक्षण हैं, माता पिता के आदेश की अवहेलना करना, ध्यान केंद्रित करने में कमी, अगर क्लास में टीचर कुछ कहते हैं तो उसके प्रति ध्यान नहीं रख पाता है, दिशाओं को समझने में भ्रम, बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है, हम उम्र के बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है, पढ़ने व लिखने में कठिनाई होती है, दैनिक जीवन की क्रियाएं जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना आदि भी स्वयं नहीं कर पाता है, बोलने, स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। दैनिक बोलने, स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, समस्याजनक व्यवहार से ग्रसित होता है, यानी कि बदमाशियों में लिखना होता है और उस बदमाशी करता है वो भी सही तरीके से नहीं कर पाता। आँखों में हाथों के समन्वय में कमी होती है, सीखने, समस्या समाधान, तार्किक और आदि में कठिनाई होती है। अब हम बात करेंगे 7वें लेप्रोस्कोपी क्योर्ड पर्सन, या इसका मतलब होता है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, यानी कुष्ठ रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, ठीक तो हो जाता है लेकिन उसकी वजह से उसमें स्थायी रूप से अपंगता आ जाती है, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग मुक्त दिव्यांग। कुष्ठ रोग बालकों की पहचान कैसे करता है? हाथ पैर अंगुली में विकृति या टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, हाथ पैर या अंगुलियों में सुन्न हो जाती है, चेहरे का आकार विकृत हो जाता है, अंगुलियां या अंगूठे नहीं होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना। अब अपना अगला जो है मनोव्यवहार यानी मानसिक रोगी, मेंटल बिहेवियर या इलनेस, ऐसे व्यक्ति जो चिंता, तनाव या किसी घटना के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मनोरोगी या मानसिक रोगी कहलाते हैं। मानसिक रोगी बालकों के पहचान के प्रमुख लक्षण है अस्वाभाविक व्यवहार करता है, जैसे खुद से बात करना, भ्रमजाल, अत्यधिक डर, किसी भय, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव, व्यक्ति को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुमसुम अथवा अकेलापन रहता है, व्यक्ति बार बार हाथ धोता है और जो चीज़ें उसके आसपास नहीं होती उसी कल्पना में डूबा रहता है, व्यक्ति के मन में बार बार खुद को हानि पहुंचाने के विचार आते हैं और डर लगता है। और ये सबसे खतरनाक आपकी जो है डिसेबिलिटी है बच्चे की, इस पे माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्य व्यक्ति को बातें करता देख समझता है कि
ये मेरे बारे में बात कर रहे संदेह, उसका संदेह कभी खत्म होता, बार बार मूड बदलना, पल पल में मूड बदल जाता है, व्यक्ति को आत्मग्लानि होती है, व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान रहता है। स्वलीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शारीरिक विकास से संबंधित एक समस्या जिसके कारण बच्चा अपने आप में खोया रहता है, स्वलीनता कहलाती है। स्वलीनता रोगी के पहचान के प्रमुख लक्षण है। अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसा है वैसा ही चाहते हैं। जैसे बच्चा लगातार सो रहा है वो सोता ही रहता है। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कम होती है। एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जो इनसे बात की जाए उसे दोहराते रहते हैं। इन बच्चों में समस्याजनक व्यवहार पाए जाते हैं, जैसे आक्रामकता, आत्मघाती व्यवहार, व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम खोया हुआ रहता है। अगर उसको आवाज़ लगाते हैं, 2-4 आवाज़ लगाने के बाद एकदम से बोलता क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं, इस डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं। व्यक्ति जो अपने लोगों के से घुलने मिलने में कठिनाई होती है, अकेले रहना पसंद करता है, अति संवेदनशीलता, निम्न संवेदनशीलता से ग्रसित रहता है, वस्तुओं से खेलने इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखलाता है, शरीर हाथों को हिलाते रहता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, पालसी का अर्थ है ऐसी असामान्य या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करती है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है मस्तिष्क का लकवा। यह प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। इसमें इसके लक्षण हैं, बालक अपने दोनों हाथ का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाता है, गोद में लेते समय, कपड़े पहनते समय, नहलाते समय बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, बालक में एकाग्रता की कमी होती है, व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है, व्यक्ति को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलीपर इत्यादि का उपयोग करता है। अंगों में विकृति पाई जाती है, टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं। पाँव, आँखों, हाथों का समन्वय एवं संतुलन कमज़ोर होता है, मुंह खुला रहता है और लार गिरती रहती है। उसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के नाम से जानते हैं। मांसपेशीय दुर्विकार, मैस्कुलर डायस्ट्रोफी एक वंशानुगत विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियां इतनी कमज़ोर होती है कि वह सही तरीके से चल फिर भी नहीं सकता। मांसपेशीय दुर्विकार कहलाता है। इसके लक्षण जो है आप देख सकते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होती है, मांसपेशी में विकृति एंड टेढ़ापन पाया जाता है, विकृति बढ़ती हुई हो तो शरीर में जकड़न आ जाती है, चलते समय बार बार गिरता है, व्यक्ति को दौड़ने अथवा कूदने में परेशानी अनुभव होती है। यह वंशानुगत बीमारी है। व्यक्ति पंजों के बल चलता है, असामान्य चाल से चलता है, मांसपेशी में दर्द की शिकायत रहती है। अगला अपना जो 12वीं डिसेबिलिटी है वो आपकी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तंत्रिका तंत्र के असंतुलन से शरीर के विभिन्न हिस्सों के सही तरह से कार्य करने में रुकावट पैदा हो जाती है, जिसे हम क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के प्रमुख लक्षण मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में असंतुलन होता है, दोनों का सामंजस्य बिल्कुल बिगड़ा होता है। यह स्थिति तंत्रिका कोशिका की क्षति के कारण होती है। इसमें व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसके बाद अपनी अगली है सीखने से संबंधित दोष, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी व्यक्ति को क्षेत्र विशेष के कार्यों को सीखने में कठिनाई अनुभव होती है, सीखने संबंधी दोष कहलाते हैं। बोलने, समझने, श्रुति लेखन, पढ़ने में समस्या, वर्तनी में समस्या, साधारण जोड़ बाकी, गुणाभाग, कठिनाई आदि में कठिनाई होती है। व्यक्ति को आकार, भाग,
दूरी आदि को समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है एवं भाषा समझने या वस्तुओं का बोध करने में कठिनाई होती है। वाक्य व गद्यांश को समझने में मुश्किल होती है। बालक का पठन पाठन प्रस्तुतिकरण कक्षा एवं उम्र से मेल नहीं खाता है, यानी बड़ा हो जाता है लेकिन छोटी कक्षा में रहता है। जैसे आपने इसकी फिल्म देखी होगी जिसमें अभिनेता आपका ऋतिक रोशन जो बड़ा हो जाता है लेकिन वो छोटे बच्चों की क्लास में ही रहता है। उसके बाद उसकी समस्या का समाधान होने पर बड़ी क्लास में चला जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होती लेकिन लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। समस्या समाधान में कठिनाई होती है। एकाग्रता में कमी, याद न रख पाना। इसके बाद अपनी है चौथी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तंत्रिका कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शारीरिक कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके लक्षण हैं व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में क्षति हो जाती है। तंत्रिका कोशिका रीढ़ की हड्डी जो होती है वो अपना सेकंड माइंड होता है और दोनों का सामंजस्य टूट जाता है, तो ये हमारे लिए घातक होता है। तंत्रिका कोशिका माइलिन में क्षति के कारण दैनिक कार्यों को करने में परेशानी होती है। शारीरिक अंगों पर नियंत्रण में कमी, तंत्रिका कार्य प्रभावित होता है। 15वीं अपनी है वाक एवं भाषा निषेकता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्पष्ट बोलने अथवा उच्चारण संबंधी समस्या होती है, वाक एवं भाषा निषेकता दोष से ग्रसित है। सामान्य बोली से अलग बोलता है, जिसे परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग समझ नहीं पाते, स्पष्ट नहीं बोलता है, जिसे हम कहते हैं तुतलाता हुआ है ना। बोली भाषा में निरंतर नहीं होती है, यह स्थायी निषेकता है। इसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्ति भाषा में कठिनाई होती है। परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है। आपकी 16वीं आपकी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता के आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। डॉक्टर के अनुसार खून में हीमोग्लोबिन की विकृति होती है, खून की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इलाज चल रहा हो तो चिकित्सक की पर्ची अवश्य देखनी है, खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक देखनी है। अपना 17वां जो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित हो जाता है कि चोट लगने पर आम तौर के व्यक्ति के रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया की वजह से उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसके लक्षण चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। यह बीमारी पुरुषों में होती है, औरत से पुरुष में स्थानांतरित होती है। पहले औरत की अगर है तो उससे आप पुरुष के अंदर चली जाती है और यह आनुवंशिक बीमारी है, माता पिता से बच्चे में आती है। इस बीमारी में खून से थक्का बनने की सामान्य योग्यता नहीं होती है। खून की जांच रिपोर्ट अवश्य देखनी चाहिए। सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल रक्ताल्पता एक आनुवंशिक रक्त विकार जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा चरितार्थ होता है जिनका आकार असामान्य कठोर हंसिया के समान होता है। यह क्रिया कोशिकाओं के लचीलेपन को घटाती है, जिससे विभिन्न जटिलताओं का जोखिम बढ़ता है। जीवन प्रत्याशा में कमी आ जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की कैपेसिटी है वो 48 वर्ष है और पुरुषों की केवल 42 वर्ष, यानी महिलाएं ज़्यादा जीवन जीती है बजाय पुरुषों के 6 साल। सिकल सेल डिजीज के प्रमुख लक्षण हैं
चिकित्सक द्वारा खून की अत्यधिक कमी बताई गई है और खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो गए हैं। चिकित्सक के इलाज से ही पहचाना जा सकता है। खून की जांच रिपोर्ट अवश्य देखिए कि उसमें क्वालिटिंग फैक्टर क्या पाया गया है। तेजाब हमला पीड़ित, तेजाब हमले की वजह से अंग असामान्य है प्रभावित, शरीर के अंग हाथ पैर आँख गला चेहरा आदि असामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। पार्किंसन रोग डिजीज़, पार्किंसन रोग तंत्र का एक रोग है जिसमें रोगी के शरीर के अंग कंपन करते रहते हैं, हाथ भी झंझन करता रहता है, हिलता रहता है। पार्किंसोनिज्म का आरंभ आहिस्ता आहिस्ता होता है, पता भी नहीं पड़ता है कब लक्षण शुरू होने, जिससे कि आप एक शराबी होता है वो शराब पीता रहता है और बिन नहीं पीता उस दिन नशा नहीं करता है, उस दिन हाथ पैर कंपन करते हैं, वैसी ही समस्या इसके अंदर आती है। इसमें हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयाँ होती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है, हाथ लटके हुए रहते हैं, व्यक्ति छोटे छोटे कदम भर कर चलता है, व्यक्ति के हाथ में कंपन होता है, घूमने एवं चलने फिरने में कठिनाई होती है और आपकी अंतिम जो है डिसेबिलिटी वो है आपकी बहु निःशक्ता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। व्यक्ति दो या दो से अधिक तरह की निःशक्ता से ग्रसित होता है तो उसको हम बहु निःशक्त व्यक्ति कहलाता है। बहु निःशक्ता के प्रमुख लक्षण, व्यक्ति दो या दो से अधिक तरह की निःशक्ता से ग्रसित है, जैसे बधिरता के साथ अंधापन, संप्रेषण अत्यधिक प्रभावित होता है, विकासात्मक शैक्षणिक गतिविधियों में कठिनाई होती है, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, चलन की निःशक्ता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग, उपरोक्त निःशक्ता में से दो से अधिक निःशक्ता से ग्रसित, जैसे मानसिक मंदता के साथ अंधापन है। ये चीज़ें सबको जानकारी होनी चाहिए इन डिसेबिलिटी के बारे में। इसके अलावा ये जो डिसेबिलिटी है, जब भी आप छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते हैं और बोर्ड के फॉर्म भरते हैं, या अगर आपके अंदर है तो इनके सर्टिफिकेट बना कर लगाइए, आपको छात्रवृत्ति भी ज़्यादा मिलेगी और बोर्ड में फीस भी कम लगेगी अगर ऐसी समस्या है तो। अगर आप चाहते हो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।